देखिए, मिडिल ईस्ट की खबरों को बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा दूँ। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के हाथ ईरान पर हमला करने के लिए बंधे हुए है। दरअसल अमेरिका के संविधान में एक लॉ है जिसके तहत कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति, फिर चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति किसी भी देश के साथ 60 दिन से ज़्यादा तक अपनी मर्जी से युद्ध नहीं लड़ सकता। केवल 60 दिन तक ही किसी भी देश के साथ अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से युद्ध लड़ सकता है। इससे ज़्यादा अगर युद्ध को एक्सटेंड करना है तो उसको कांग्रेस से इजाज़त लेनी होगी। और डोनाल्ड ट्रंप के 60 दिन ईरान के साथ मुकम्मल हो चुके हैं। यानी अब अगर डोनाल्ड ट्रंप को इस वॉर को एक्सटेंड करना है, ईरान के साथ फिर से दोबारा युद्ध शुरू करना है, तो डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस से इजाज़त लेनी होगी, अपने देश की पार्लियामेंट से इजाज़त लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के संविधान ने अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत छोटी सी छूट दी हुई है कि अगर कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप को इजाज़त ना दे इस युद्ध को एक्सटेंड करने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप को सामंद करके इस युद्ध को केवल 30 दिन तक अपनी मर्जी से और बढ़ा सकता है। यानी कि कुल 90 दिन का टाइम डोनाल्ड ट्रंप के पास है। और उन 30 दिनों के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये फ़र्ज हो जाएगा कि वो अपनी सेना को सेफली वापस अमेरिका बुलाए। यानी यहाँ पर अगर अमेरिका के संविधान के हिसाब से देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप के पास जो युद्ध लड़ने का असल समय था 60 दिन, वो खत्म हो चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास केवल 30 दिन का समय बचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप 30 दिन के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सेना को सेफली वापस बुलवाना है। और मुझे लगता है शायद यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमले नहीं कर पा रहा, और डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर इकोनॉमिकली प्रेशर बनाना चाह रहा है, इकोनॉमिकली ईरान को अंदर से कमज़ोर करना चाहता है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नाकाबंदी लगाई हुई है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान पर सैंक्शन, और जो ईरान से तेल खरीदे उस पर भी सैंक्शन, और ईरान के तेल एक्सपोर्टिंग पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगाना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास अपनी मर्जी से युद्ध लड़ने का समय खत्म हो ही चुका, और अब बस डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ एक ही हथियार है, सैंक्शन, पाबंदी और इकोनॉमिकली ईरान को अंदर से कमज़ोर करने की साजिशें। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप अपनी हर तरह की कोशिश करेगा कि ईरान किसी भी तरीके से झुक जाए, और ईरान झुकने पर मजबूर शायद डोनाल्ड ट्रंप के सामने कभी नहीं हो सकेगा। लेकिन यहाँ पर मेरे जहन में एक बात आ रही है जो मैं आपके जहन में भी डाल देना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के पास एक तरीका है जिस तरीके के तहत डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर फिर से हमले करने शुरू कर सकता है। दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नाकेबंदी लगाई हुई है ईरान के तेल एक्सपोर्टिंग को लेकर, उससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, उस नाकाबंदी से ईरान को भारी भरकम का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान को इकोनॉमिकली उस नाकाबंदी से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अगर वो नाकाबंदी नहीं हटाई तो ईरान मजबूर होकर अमेरिका की उस नाकाबंदी पर हमले कर सकता है। आप चाहे इस बात को लिख कर रखना। और अगर ईरान ने एक बार भी अमेरिका की नेवी पर हमले किए, उस नाकाबंदी पर हमले किए, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास फिर बहाना मिल जाएगा ईरान के ऊपर हमले करने के लिए। और फिर हो सकता है अमेरिका की पार्लियामेंट, अमेरिका की कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप को इजाज़त दे दे फिर से दोबारा युद्ध शुरू करने के लिए। हालांकि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ईरान ज़रूर ही अमेरिका की नेवी पर हमला करेगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ईरान मजबूरन अमेरिका की नेवी पर हमला कर सकता है। क्योंकि अगर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नाकाबंदी नहीं हटाई और ईरान की तेल एक्सपोर्टिंग पर इसी तरह पाबंदी लगी रही, तो ईरान कब तक अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करा सकता है। आइए अब आपको मिडिल ईस्ट की कुछ खबरें बता देता हूँ। दरअसल ईरान ने अमेरिका को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि अगर तुम 1 महीने के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ये नाकाबंदी हटा लो तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपने हिसाब से, अपने तरीके से खोल देंगे। यानी यहाँ पर भी ईरान ने अपने आप को ही ऊपर रखा कि हम अपने तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देंगे। आगे ईरान ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तभी बातचीत करेगा जब अमेरिका स्थायी रूप से ईरान के साथ पूरी तरह युद्ध को समाप्त कर दे, और इस बात की गारंटी ले कि फिर कभी ईरान के साथ युद्ध नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर ईरान ने फिर से अपनी वही शर्तें रखी जिन शर्तों को डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मानने से इनकार कर दिया। और ईरान की इन शर्तों से ये भी बात बिल्कुल जाहिर है कि ईरान अमेरिका के सामने बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं, किसी भी कीमत पर। और मुझे ऐसा लगता है कि ईरान शायद अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि ईरान का ये कहना है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत बाद में करेगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम की ये हकीकत बन चुकी है, किसी भी देश के पास अगर न्यूक्लियर है तो समझ लीजिए वो सेफ है, वरना अमेरिका और इजराइल जैसे देश किसी भी देश के साथ कुछ भी कर सकते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास न्यूक्लियर नहीं है, सिर्फ इजराइल के पास न्यूक्लियर है, और इसी वजह से इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट पर डोमिनेट करता है। और यकीन मानना, जब तक केवल इजराइल के पास न्यूक्लियर है तब तक ही इजराइल का डोमिनेशन मिडिल ईस्ट के अंदर बना हुआ है। अगर ईरान के पास एक बार भी न्यूक्लियर आ गया तो इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए 10 बार सोचेंगे। और यही वजह है कि ईरान न्यूक्लियर को हासिल करने की अपनी हर तरह की कोशिश करेगा, फिर चाहे उसको छिपकर करना पड़े या किसी भी तरीके से करना पड़े। फिलहाल ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। मुझे ऐसा ही लगता है कि ईरान न्यूक्लियर को नहीं छोड़ेगा।
वैसे ईरान की तरफ से अभी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें उसने ये कहा हो कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे और हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे। वहीं स्पेन की सरकार ने स्पेनिश फिलिस्तीनी कार्यकर्ता की इजराइल से रिहाई की मांग की। दरअसल जुमे के दिन इजरायली सेना ने गाजा जा रहे मानवीय सहायता दल के एक कब्जे वाले जहाज को अगवा कर लिया था और उसी में भी स्पेनिश फिलिस्तीनी कार्यकर्ता थे जिनको इसराइल ने अगवा कर लिया और अब स्पेनिश सरकार ने इसराइल से उनकी रिहाई की मांग की है। वहीं जब मैं आपको लेबनान की खबरें बताता हूँ, आपको याद होगा मैं आपको अपनी हर रिपोर्ट में बताता हूँ कि इसराइल लेबनान के ऊपर आम सिविलियंस पर हमले कर रहा है और बहुत बड़े लेवल पर कर रहा है। इसराइल लेबनान के आम सिविलियंसों पर हमले करके वो कहता है कि हमने हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, हमने हिजबुल्लाह की एक बटालियन को ख़त्म कर दिया, हमने हिजबुल्लाह की पूरी पट्टी को उड़ा दिया। लेकिन असल हकीकत ये है कि इसराइल सिर्फ आम सिविलियंस के ऊपर हमले करता है। लेबनान के साथ भी वही किया और गाज़ा के साथ भी वही किया। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से कंफर्म होता है पिछले महीने मार्च से जब से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान युद्ध शुरू हुआ था तब से लेबनान के अंदर दर्जनों गांव क्षतिग्रस्त हो गए या मलबे में तब्दील हो गए। मैं यहाँ पर दर्जनों घर की बात नहीं कर रहा, दर्जनों गांव मलबे में तब्दील हो गए। ये खुद आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, जिसमें तकरीबन 2600 से ज़्यादा लोग मारे गए और तकरीबन 10 लाख लोग विस्थापित हो गए। इसराइल ने लेबनान के अंदर बुनियादी ढांचों पर हमले किए, घरों पर हमले किए, स्कूलों पर हमले किए, अस्पतालों पर हमले किए और भी आम सिविलियन संस्थाओं पर इसराइल ने लेबनान के ऊपर हमले किए और इसराइल अपने इन हमलों को वैध ठहराता है। फिलहाल इसराइल की ये हरकत पूरी दुनिया के सामने है। पूरी दुनिया ये जानने के बावजूद कि इसराइल आम सिविलियन इलाकों पर हमले कर रहा है, पूरी दुनिया पता नहीं क्या खाई हुई है, पूरी दुनिया खामोश होकर इन तमाम मंजरों को देख रही है। वहीं गाज़ा के अंदर भी इजरायली सैटलर्स और इजरायली फोर्स जो इनको करना है वो तमाम चीज़ें आम सिविलियंस के साथ कर रही है, क्योंकि गाज़ा के अंदर ना फोर्स है, ना सरकार है और ना ही किसी भी तरीके से गाज़ा के अंदर इजरायली सैटलर्स को किसी की कोई रोक टोक है। फिलहाल फिलिस्तीन में जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी है जो काम कर रही है उसने बताया कि नाबलुस शहर में इजरायली सेना की गोलीबारी में 3 फिलिस्तीनी घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत बेहद गंभीर है। फिलहाल इस तरह की चीज़ें गाज़ा के अंदर लगातार हो रही है, लेकिन यहाँ पर सबसे अफसोस की बात यह है जब से ईरान के साथ इजराइल अमेरिका का ये युद्ध शुरू हुआ था तब से हर कोई मुझे ऐसा लगता है गाज़ा को भूल गई। आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जो गाज़ा को भूल गए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमें गाज़ा को नहीं भूलना चाहिए। गाज़ा की हालत यकीन मानो बेहद ख़राब है। कहीं पर किसी भी तरीके से इजरायली सेटलर्स कहीं किसी को कत्ल कर देते हैं, कहीं इजरायली फोर्स किसी पर हमला कर देती है, कहीं फ़िलिस्तीनी बच्चों को वे अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं। ये तमाम चीज़ें गाज़ा के अंदर लगातार चल रही है। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही। इंशाल्लाह फिर से किसी दूसरी वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।